औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और जो वक्त अब रह गया है इसमें बेसिक चीज़ों को रिपीट कर रहे होंगे। तो मैंने भी अपनी कोशिश आपके साथ शेयर की है, वो ये कि मैं आपकी फ़िज़िक्स में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि 10 ईयर से पुराने हैं, यानी कि 10 ईयर में नहीं मिलेंगे आपको, या हो सकता है दोबारा आ गए हों लेकिन उनसे पहले के ईयर में आए हुए हैं, मैंने उनको आपके सामने बयान करने की कोशिश करी है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आखिरी बात फिर ये कि जो एमसीक्यूज़ मैं आपसे अब शेयर कर रहा हूँ इन वीडियोज़ में, ये पुराने ईयर्स में एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कोई भी एमसीक्यू में से ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया। तो आइए आगाज़ करते हैं अपने सिलसिले का। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 के पास पेपर्स के एमसीक्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं। पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है मेरे बेटे रिलेटेड है चैप्टर नंबर 12 से, और ये टॉपिक आपने पढ़ा है कैपेसिटेंस के अंदर ही पढ़ा है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर प्लेट के दरमियान में, या आप जब आप कूलम लॉ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर दो चार्ज के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, तो आप इसको कैपेसिटेंस पे ट्रीट कर लें कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो क्या चेंज लाता है उस फील्ड के अंदर। तो ये डायग्राम बहुत सारी आप देख रहे हैं, प्लेट्स के दरमियान में आप देखिए प्लस माइनस अपोजिट प्लेट्स हैं। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया तो इसने आहिस्ता आहिस्ता डायपोल बनाना शुरू करा, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एटम्स थे उन्होंने कंबाइन करना शुरू करा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करा और वहाँ से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करा। तो यूँ यहाँ पर वैकेंसी आ गई और वो जो आपस में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई थी, इंटेंसिटी बनाई हुई थी, वो कम हो गई और वो जो डायपोल था उसने वो पोलराइज हो गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पोलराइजेशन ये प्रोसेस के अंदर ये डायपोल क्रिएट कर लेता है चार्जेस के साथ, और वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है प्लेट्स के ऊपर। तो यहाँ इस ब्लैंक में पूछा गया जब डाइलेक्ट्रिक को हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इट बिकम्स पोलराइज इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुताल्लिक है। ये भी आप चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ में पढ़ा आपने इसको। और गॉस लॉ से पहले टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो वो भी वहाँ भी हमने देखा कि स्फीयर के अंदर हमने उस चार्ज को रखा उसके सेंटर में, और जब फॉर्मूला ड्राइव करा तो एंड में आपका रिलेशन ये बना कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स जो है वो जो चार्ज स्फीयर के अंदर है वो उसकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आपने कितना चार्ज वहाँ रखा हुआ है। ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल पुराने ईयर में आ चुका है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो चैप्टर 12 में आप देखते हैं, इमेजिनरी लाइंस जो कि नज़र नहीं आती हैं, इनका कॉन्सेप्ट किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया? तो फेराडे का नाम याद रखिए। फेराडे ने ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दोबारा चैप्टर 12 से आ रहा है। ये एक छोटा सा टॉपिक आपने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहाँ आपने ये लाइन एंड में जनरेट हुई थी कि E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा वी पोटेंशियल का डिफरेंस है और यहाँ पर हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस की जो रेशियो है इसको एक ख़ास नाम देते हैं और वो नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसलिए इस ब्लैंक का आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने दोबारा डाइलेक्ट्रिक से मुताल्लिक आ गया कि जब डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है दो अपोजिट चार्ज प्लेट के दरमियान में तो उससे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब डाइलेक्ट्रिक बीच में आया तो बड़ा कैपेसिटेंस तो बढ़ जाती है, मगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दरमियान में प्लेटों के है वो वीक हो जाती है। जो चार्जेस अपनी जगह छोड़ देते हैं प्लेट पे से, अट्रैक्शन की फोर्स उनमें कम हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पर डिक्रीज का आंसर आएगा कि जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है।
क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक उनकी जो चार्ज है उनके साथ मिलकर डायपोल क्रिएट करता है और वहाँ पर वो उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको वीक करता है। चलते हैं आगे। अगला सवाल कि जब 3 कैपेसिटर्स को हम सीरीज में लगाते हैं तो बताइए जो नेट कैपेसिटेंस अब बनेगी वो कैसी होगी। तो जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला कि सीरीज के अंदर हम रेसिप्रोकल हो जाता है 1/c वाला फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस आती है वो तीनों इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हैं, उनमें सबसे छोटी कैपेसिटेंस से भी आंसर उसका नेट का कम आता है। तो यहाँ यही आंसर करेक्ट है, लेस देन द वैल्यू ऑफ मिनिमम कैपेसिटेंस। यानी अगर यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो उसमें ऐड हो जाता तो रिजल्टेंट आपका बड़ा आता सबसे बड़ी वैल्यू से भी, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट आपका सबसे छोटी कैपेसिटेंस से भी कम आएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, डेफिनेशन आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको आप वोल्टेज भी कहते हैं। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को चलाने के लिए वोल्टेज देना पड़ता है और जितना ज़्यादा वर्क करते हैं उस चार्ज के ऊपर उतनी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है और यही कहलाती है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल पुराने ईयर में आ चुका है कि कम से कम चार्ज किसी बॉडी पर अगर है या आइसोलेटेड फॉर्म में अगर वो चार्ज है तो कितना मुमकिन है किस चार्ज को हम लेंगे, नहीं तो अदरवाइज उसको जीरो मानेंगे। तो याद रखें बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है ये मिनिमम आइसोलेटेड चार्ज है जो पॉसिबल है। अगर इससे कम चार्ज किसी बॉडी पर होगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जो चार्ज होता है वो इसी चार्ज का मल्टीपल होता है। किसी बॉडी पर अगर चार्ज आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से चार्ज बढ़ता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें हमारा बिल्स आते हैं कि इलेक्ट्रिक का बिल आता है तो ये उसकी कमर्शियल यूनिट पूछा तो किलोवाट आवर, इसको ऐसे ही याद रखें आप, किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलते हैं आगे। ये बड़ा आसान से एमसीक्यू आया है कि एक रजिस्टर है जिसके पास करंट आई है तो पावर डिसिपेशन पी हो रही है उसके पास। अगर उसी रजिस्टर का हम करंट 3 टाइम बढ़ा दें तो अब पावर डिसिपेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आज जैसे फॉर्मूला पता है आपको P इक्वल टू वी आई, कि आप करंट बढ़ाएंगे 3 टाइम तो पावर भी 3 टाइम बढ़ जाएगी। तो 3P इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है कि इन हाउस सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द फेज एंड न्यूट्रल टू गेट। ये तो ऐसा ही होता है कि घर में जितने हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं उसमें सारी अप्लायंसेस को हम पैरेलल में लगाते हैं। तो इसकी वजह पूछी जा रही है। तो पैरेलल का होता है बेटा वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट क्या होता है सबके लिए अलग अलग। तो यही करेक्ट आंसर होगा, डिफरेंट करंट एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ये 220 वोल्ट सबके लिए सेम आएगा और जो जिसके जितना ड्रॉ करना चाहे उसमें से वो ड्रॉ करेगा। तो करंट सबके लिए अलग हो सकता है लेकिन वोल्टेज सबके लिए सेम रहेगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 13 से रिलेटेड है, I इक्वल टू के वी। जैसा कि आपने ओहम लॉ पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, तो उसी से फॉर्म बन रही है कि करंट प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। और अगर यहाँ करंट को लिया जाएगा तो सूरत में जो कांस्टेंट K आएगा वो कंडक्टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ से एक बात और याद रखें कि K इक्वल टू 1/R, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ K शो कर रहा है कंडक्टेंस को। चलते हैं आगे। ये ब्लैंक भी चैप्टर 13 से आ रही है कि जब किसी कंडक्टर में से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या करंट पास कराते हैं तो उससे क्या जनरेट होगा उसके अराउंड। तो याद रहे जब करंट पास होता है किसी कंडक्टर में से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये चैप्टर 14 से रिलेटेड है कि आपने फोर्स पढ़ी है जो किसी चार्ज पार्टिकल लगती है उसका नाम मैग्नेटिक फोर्स है।
तो यहाँ पे उसी से सवाल एक आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को हम सेम मोमेंटम से इंसर्ट करें परपेंडिकुलरली किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किस पर ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और वो कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो बात यहाँ पर समझने की है कि मोमेंटम फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी का। यहाँ ही दोनों अगर सेम मोमेंटम कैरी कर रहे हैं, इट मीन जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बन रहा है वो दोनों के लिए सेम बन रहा है। जैसे कि होता है कि इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल है, उसका मास 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 kg है। प्रोटॉन हैवियर पार्टिकल है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन 1.67 एक्सपोनेंशियल -27 kg। इट मीन्स प्रोटॉन को इतनी वेलोसिटी नहीं लगानी पड़ेगी, उसका मास ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी ज़्यादा लगानी पड़ेगी टू गेन द सेम मोमेंटम जस्ट दैट ऑफ प्रोटॉन। इट मीन्स जो ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स तेज़ी से असर करेगी और वो लाइटर भी है, तो इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट मोर देन प्रोटॉन। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये पुराने ईयर में आ चुका है, इसका ताल्लुक अगर आप देखना चाहेंगे तो सोलेनाइड से है बेटा। सोलेनाइड के सेंस में आप इसको ले सकते हैं, जब किसी बार मैग्नेट को हम किसी क्लोज कॉइल के करीब लेकर आते हैं तो उसमें इंडक्शन होती है, जैसा कि पता ही है। तो वो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो बार मैग्नेट करीब लाने से कॉइल कैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दो पोल है मैग्नेट के, आपको पता है। तो जब नॉर्थ पोल करीब जाएगा तो वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा और वो नॉर्थ पोल ही बनाएगा। यानी अगर यहाँ पे ब्लैंक पढ़े आप कि नॉर्थ पोल अगर करीब जा रहा है आपकी कॉइल के, तो वो नॉर्थ पोल ही बन जाएगा आपका फेस। इट मीन्स नॉर्थ पोल आएगा आंसर। लेकिन अगर ये नॉर्थ पोल दूर जाता है अप्रोच के बजाय, अगर ये अवे जाता है तो उस सूरत में ये साउथ पोल बन जाएगा। देखिए डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा आपको, गोइंग अवे वाले केस में साउथ पोल बन जाएगा, टुवर्ड वाले केस में नॉर्थ पोल बन जाएगा। दोनों सूत्रों ब्लैंक को याद रखना है। तो बेटे मैंने आपके सामने पास्ट ईयर्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं और हम 14 चैप्टर तक पहुंच गए हैं। मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा और मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि जो 10 ईयर्स के अलावा पुराने सालों के एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने ज़्यादा नहीं आते हैं, उनको सामने लाया जाए और आप उनको भी अच्छे तरह तैयार करें। और बेटा ये 42 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले हैं उनमें से इंशाअल्लाह ताला ये जो पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा होंगे और ये आपको एतमाद देंगे उस पेपर को अच्छा करने में। तो बार बार आपसे यही गुजारिश कि आप अगर इस मेहनत को रिवॉर्ड देना चाहते हैं, एक नाम देना चाहते हैं इस रिज़ल्ट को, तो आप इन एमसीक्यूज़ को बिल्कुल अच्छे अंदाज में रेडी कीजिए कि अगर इनमें से कोई एग्ज़ाम में आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।